ना वो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आज का टॉपिक टीचिंग मेथड्स, यानी शिक्षण विधियां। आवाज क्लियर है आपको वीडियो की? जी सर। ओके। तो हम सभी जानते हैं कि टीचिंग मेथड का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का तरीका, है ना। जिस मेथड से भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसे टीचिंग मेथड कहते हैं। मीनाक्षी जुड़ी है हमारे साथ। मीनाक्षी ने ज्वाइन की क्लास। इसमें एक मैसेज डाल दीजिए कि अगर कोई उस पर जूम पर नहीं ले पा रहा है, जो प्री सर्विस में काम आते हैं। मनोज जी, आपको स्क्रीन प्री शेयर दिख रही है सर्विस मेरी? टीचर एजुकेशन, कोई बता सकता? मनोज जी, आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है मेरा? सर दिख रही है सर। ग्रेट। टीचिंग मेथड्स लिखा है आपने। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सकता है ये क्या चीज है? बीएड। एनीबडी, कोई बताएगा क्या है ये? प्रैक्टिस टीचिंग, हाँ, थोड़ा सही पहुंच गए। और माइक्रो टीचिंग, हाँ ठीक है। और देखो, प्री सर्विस का मतलब है कि अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, नौकरी से पहले, नौकरी से पहले जो आप टीचर ट्रेनिंग लेते हैं, टीचर ट्रेनिंग है लेते हैं, बीएड में। वो सारा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में आता है। और इसे शॉर्टकट में PSTE कहते हैं। किसी का माइक ऑन है उसे ऑफ कर लीजिए। PSTE कहते हैं। आपका जितना भी JBT का सिलेबस है, डाइट का सिलेबस है, BA का सिलेबस है, ये सब का सब PSTE ही कहलाता है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कहलाता है। और ये हमें कहाँ से मिलती है? ये बीएड कॉलेज देते हैं, SCERT वाले देते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वहां से मिलती है। और इनको मान्यता दी है NCTE ने। NCTE की फुल फॉर्म कौन बताएगा? सर नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। NCTE टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। जो इंस्टीट्यूट NCTE से रिकग्नाइज्ड नहीं होता, उसकी डिग्री, उसका डिप्लोमा वैलिड नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं PSTE की, यानी कि अभी हम अपने उसमें पीरियड में हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड में जो सबसे पॉपुलर मेथड यूज होता है वो है माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पूरा लेसन नहीं पढ़ाएंगे, एक छोटा सा हिस्सा पढ़ाएंगे। इसको इजाद करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है D.W. एलन। एलन ने ये इजाद किया था 1960 के दशक में, यानी कि 1961 से लेकर 1970 के बीच में उन्होंने ये इजाद किया था। और ये प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, आगे देखते हैं। अब जरा मैं इसका एक बार आपको प्रोसेस समझा दूं कि ये है क्या चीज। जब हम क्लास में जाते हैं तो टीचर के अंदर बहुत सारी
सर एक बार पिछली स्लाइड दोबारा दिखा देंगे मुझे, जो आपने लिखा था पिछला? शिक्षण। हाँ, एक ये वाला। थैंक यू सर, हो गया। ओके, वैसे मैंने फेसबुक लाइव पे डाल रखा है, ठीक है, वहां पे तो आप बाद में देख भी लेंगे। यहाँ तक तो टीचर के अंदर बहुत सारी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, शिक्षण कौशल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टीचर को क्लास में जाके सवाल पूछना आना चाहिए, यानी प्रश्न पूछने का कौशल। जैसे मैं बीच बीच में आपसे सवाल पूछता हूं तो वो एक आर्ट है, इसको कहते हैं क्वेश्चनिंग स्किल। बच्चों को बीच बीच में इंटरेस्टिंग बातें बताकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना आना चाहिए। अगर एक ही टॉपिक को लंबा पढ़ाएंगे तो उसमें भी बच्चा बोर हो जाएगा। इसे कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यानी उद्दीपक। किसने ज्वाइन किया है क्या? एक मिनट, मुझे लगेगा कि तो मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से टीचिंग स्किल्स हैं। तो उसमें एक है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यानी उद्दीपक विविधता। यानी जब टीचर क्लास में कहानी भी सुनाए, चार्ट भी दिखाए, मॉडल भी दिखाए, हर 2-2 3-3 मिनट बाद बच्चों का ध्यान अलग अलग चीजों पर ले जाए, तो वो स्टिमुलस में वैरायटी ला रहा है। इंट्रोडक्शन स्किल, इसका मतलब प्रस्तावना कौशल। कोई बताएगा ये क्या होता है? चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, हमें चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है। एक है इलस्ट्रेशन स्किल, यानी उदाहरण देने का कौशल। ठीक है, तो ये सारी टीचिंग स्किल्स हैं, लेकिन ये स्किल्स तो प्रैक्टिस से आती हैं और हम में से कई लोगों में ये स्किल है भी नहीं। तो क्या किया जाए? मान लो कि टीचर को बच्चे ने बोला कि सर मुझे इंट्रोड्यूस करना नहीं आता, तो उसने अपने बारे में एक प्रॉब्लम बताई कि उसे इंट्रोडक्शन नहीं आता, कि कैसे चैप्टर को स्टार्ट करे। ये उसकी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के लिए जो उसका एक्सपर्ट होगा या जो टीचर होगा, विशेषज्ञ होगा, वो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में समझाएगा कि बेटा देखो, इंट्रोडक्शन में पहले हम कुछ बच्चों से प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। ठीक, उसके बाद हम उसको अपने टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब एक्सपर्ट ने तो ये बता दिया, लेकिन मुझे आपको तो समझ में आया नहीं कि सर ये कहना क्या चाहता, हमारे तो समझ में आया नहीं, कैसे चलेगा ये काम? सर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो फिर एक्सपर्ट जो था उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि चलो मैं पढ़ा के दिखाता हूं। उसने पढ़ाकर दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो पहली बात, क्रांति किसे कहते हैं? आप बताओ, कौन बताएगा क्रांति किसे कहते हैं? सोसाइटी में कोई चेंज लाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे प्रोटेस्ट। हाँ, चेंज क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। जी, नाइंसाफी। तो अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है तो आप उसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उस आवाज उठाने की वजह से सरकार बदलेगी, है ना? राजनीतिक बदलाव आएंगे, सामाजिक बदलाव आएंगे, आर्थिक बदलाव आएंगे,
है ना, क्योंकि इन तीनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। अगर यहाँ नाइंसाफी हुई है तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। ठीक, तो जब ये राजनीतिक सरकार को ही बदल दिया जाएगा तो इन तीनों में भी चेंजेस आएंगे। इसी को कहते हैं क्रांति। अब क्रांति, कुछ क्रांतियां हिंसक होती हैं और कुछ क्रांति जो होती हैं वो पीसफुली होती हैं। तो 1857 की जो क्रांति है वो तो हिंसक थी। अब इसको स्टार्ट कैसे करें क्लास में, क्योंकि इससे रिलेटेड बच्चों को कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। बच्चों को कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, तो क्या करें? सर कोई वीडियो दिखा सकते हैं? कोई वीडियो दिखा सकते हैं, है ना। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने पूछा कि बताओ, अभी मैं आमिर खान की दंगल वाला सीन देख रहा था, कि आमिर खान की देशभक्ति वाली फिल्में बताओ, जल्दी बताओ। सर रंग दे बसंती। रंग सरफरोश। दे बसंती, सरफरोश, और एक मंगल पांडे भी आई थी ना? यस, मंगल पांडे द राइजिंग। अब बच्चों में से एक आंसर आ गया, मंगल पांडे। अब मैंने पूछा बताओ मंगल पांडे कौन था, बताओ कौन था। फिल्म जिसने देखी वो बता सकता है। तो मैंने इसमें से एक भी मूवी नहीं देखी है, बस मुझे मूवी का नाम याद है, मैंने आपको बता दिया। पोस्टर, पोस्टर देख के आप फिल्म के पैसे बचा लेते हो। चलो ठीक है, तो बच्चा ये कहेगा कि सर मंगल पांडे एक सेनानी था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, है ना। तो अब सवाल ये उठता है, क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, ये जो लड़ना शब्द आया है, लड़ना तो गंदी बात होती है, तो क्या इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो सही था या गलत था? बोलो। सही था सर, हैं? सही था। सही था। क्यों सही था? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उनका बस इतना ही कहना था कि ये जो बंदूक में जो कारतूस है इसे चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही थी। जिस एनफील्ड मोटरसाइकिल को आज हम लोग बुलेट बनाकर चलाते हैं और बड़ी शान शौकत शौकत से चलाते हैं, उस गाड़ी का नाम बुलेट इसीलिए पड़ा क्योंकि एनफील्ड कंपनी ने ही एक राइफल बनाई थी जिसमें डलने वाली जो बुलेट थी, गोली थी, वो सुअर और गाय की चर्बी से बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची और इसलिए मंगल पांडे के नेतृत्व में उन्होंने ये क्रांति शुरू की और फिर ये क्रांति बढ़ते 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 पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जिसमें हम मंगल पांडे के अलावा किस किस को पढ़ेंगे? बेगम हजरत महल, नाना साहिब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा छोटे छोटे और विद्रोह हुए थे, इनमें है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, ये छोटे छोटे आदिवासी विद्रोह भी हुए थे। तो आइए आज हम इसे पढ़ेंगे। अब आप देखो कि जो मैंने बातें की वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर की, फिर टॉपिक पर लाया और फिर मैंने लास्ट में अनाउंसमेंट कर दी। क्या मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया? यस सर। है ना। तो इसी पैटर्न पे चलने पर हम क्लास को क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तावना कर सकते हैं। अब आप करके दिखाओ, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब मेरे सामने जो स्टूडेंट है जो कि आने वाली लाइफ में टीचर बनेगा, लेकिन वो आज क्या है? आज है प्यूपिल। ठीक है, इसे कहते हैं प्यूपिल टीचर, यानी छात्र अध्यापक। मैं इनको कहूंगा कि बेटा अब आप मेरे सामने इस तरह का कोई टॉपिक लेकर करके दिखाओ। ठीक है, तो जब वो करने के लिए आएगा तो वो क्या क्या करेगा? सबसे पहले बताएगा कि वो कौन सी स्किल लेकर आया है। तो स्किल जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए, जो कौशल है वो ठीक से
वो वर्णित करे कि सर मुझे ये वाली स्किल पढ़नी है क्योंकि इसमें मुझे ये दिक्कत है। उसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। कौन? टीचर। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हैं मेरे, यानी एक्सपर्ट के। अब इसके बाद आपको मैंने कहा कि आप पढ़ाकर दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? पहले करेंगे प्लानिंग। पहले सोचेंगे कि क्या करना है मुझे इस टॉपिक में। जैसे मान लो मैंने आपको टॉपिक दिया दांतों की सफाई पर, एक लेसन प्लान को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उस पर करके दिखाओ। तो आपने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद आपने वो पार्ट पढ़ाया, इसे कहते हैं कंडक्टिंग लेसन। ठीक है। उसके बाद जब वो पढ़ा लेगा तो हम करेंगे डिस्कशन और निष्कर्ष निकालेंगे। सोचकर बताओ, उसने तो सिर्फ जो आपने तो सिर्फ लेसन को स्टार्ट किया है, इसमें कितनी देर लगेगी? बोलो। पूरे प्रोसेस में, पूरा नहीं। लेसन लेने में हाँ, लेसन लेने में कितनी देर लगेगी? 25 मिनट्स। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, क्योंकि आपको लेसन सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। हाँ, इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ 10 मिनट्स जी। है ना, 10 से 12 मिनट एनफ। ठीक है। रुमाना बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप। आजकल के टीचर्स इतने मतलब मैं क्या बताऊं, लेजी हो गए हैं। मैं जो सुबह पता है ना, आजकल वैसे भी फिर डिविजिबिलिटी सिखानी थी मुझे कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो, 9 से 11 से दो बच्चों में कैसे बांट, बड़े बड़े डिवीजन पे तो 48। बेटा आपने इसको कैसे पूरा लिखा? 7 लाख लिखा, इसका आधा चेट कर सकते। जब उसने पढ़ा दिया, यानी आपने ये लेसन पढ़ा दिया, तो फिर हम सब मिलकर इस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा और निष्कर्ष करेंगे। कौन करेगा चर्चा? अभी तो आप ट्रेनिंग में हैं, तो ट्रेनिंग में एक तरफ तो है एक्सपर्ट और एक तरफ है आप, यानी कोई ज्वाइन हुआ है क्या? पीटी, पीपल टीचर। तो चर्चा कौन करेगा? इन दोनों में होगी। तो एक्सपर्ट ने बोला एक काम करो, अपने जैसे और पीपल टीचर बिठा लो और उनके सामने पढ़ा के दिखाओ। तो इस टीम की आपस में होगी डिस्कशन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम माइक्रो टीचिंग में स्किल सीखते हैं, पीपल टीचर सीखता है, पीपल टीचर अपने जैसे कई पीपल टीचर के सामने पढ़ाता है, जो कि एक मैक्सिमम 5 से 10 लोगों का ग्रुप होगा। इसमें टाइम जो है वो भी 5 से 10 मिनट, 12 मिनट इतना लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। एग्जाम में अगर आए कि माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो उसका एक एकदम आंख बंद करके आंसर है, टीचर्स में स्किल्स डेवलप करने के लिए, कौशलों के विकास के लिए। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? आपके एंड पे आप करते हैं प्लानिंग, यानी योजना। प्लानिंग करने के बाद आप लेसन कंडक्ट करेंगे। पार्ट को पढ़ाएंगे। उसके बाद हमने आपस में क्या की, फिर पीपल टीचर से मिलकर डिस्कशन किया, निष्कर्ष निकाला कि भाई तुम्हारे पढ़ाने में ये गड़बड़ थी, ये अच्छा था, ये बुरा था। चर्चा और निष्कर्ष। उसके बाद आप फिर प्लान करेंगे। उसके बाद आप फिर पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में टोटल 36 मिनट लगते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि माइक्रो टीचिंग में टोटल कितने मिनट लगते हैं। अब आप देखो, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं।
और डीएसएसबी वालों को भी लगता है कि बच्चे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए तो तो माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है टोटल? 36 मिनट। इसको दिया किसने? एलन ने। कहाँ का रहने वाला था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का था। 1960 के दशक में इसने दिया। चलिए मैंने आपको फैक्ट्स भी बता दिए। अब हम आते हैं अगले पे, इसे कहते हैं सिम्युलेटेड टीचिंग। आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? सब गायब हो गए? यस सर। ओके यस सर। सुन रहे थे। ओके। कृत्रिम शिक्षण, इसमें क्या होता है, एक नकली इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करने को कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि चलो शीशे के सामने पढ़ा के दिखाओ, ठीक है? इसमें आप शीशे के सामने भी पढ़ा सकते हैं। आपसे रोल प्ले करवाया जाएगा कि मान लो कि तुम टीचर हो और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, मुझे ये टॉपिक पढ़ा के दिखाओ, कैसे पढ़ाओगे मुझे? सर जैसे इंटरव्यू में भी सर टीचिंग का डेमो देना पड़ता है भाई। बिल्कुल सही कहा। मैं केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में गया था, तो उन्होंने कहा आप कोई पोएम सुनाइए, तो मैंने उनको सुना दी, वो वाली खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उन्होंने कहा कि आप इसको क्लास में कैसे पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा सर अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं सर ये टेबल बजा के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने टेबल पर ढोलक बजा के उस गाने को गा के सुना दिया था। तो मैंने वहां पर क्या किया, रोल प्ले किया एक टीचर का, क्योंकि अभी तो मैं टीचर बना नहीं, और पढ़ा किसको रहा हूं? सामने जो पैनल में 4 लोग बैठे थे उनको। तो इसे कहते हैं कृत्रिम शिक्षण या सिम्युलेटेड टीचिंग, ठीक है? जितने भी वहां पे टीचर्स गए थे इंटरव्यू स्टूडेंट्स में। चलिए आगे देखते हैं टीम टीचिंग। सर आप कौन सी टाइप से हो? रात में गया था, बड़ी अच्छी डाइट है, और अब तो वो भी चले गए। पढ़ाई छोड़कर बाकी सब होता है। ड्रामा किया, तो अब मैं करता हूँ ड्रामा। तो मेरे साथ 4 लोगों की टीम में रहता हूँ। बहरहाल फाइनली मैं सुना तो उन चारों को यही पता था कि भाई मैं तो करता हूँ ड्रामा, ठीक है, मैं तो नाटकबाजी में रहता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ, गाने सुनाता हूँ, ड्रामा करता हूँ, तो मैं कहाँ टीचिंग प्रैक्टिस में कुछ कर पाऊंगा। उनको लगा कि ये तो ड्रामेबाज है, कुछ नहीं करेगा। बहरहाल फाइनली मैंने उनको ये कहा कि चलो हम लोग एक टीम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और जिसको जो अच्छे से आता है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अगर किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी का साइंस अच्छा है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की एसएसटी अच्छी है, तो आओ एक दूसरे के आइडियाज को हम लोग शेयर करते हैं। और कभी कभी क्या हुआ कि अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैंने बोला कि आज हमारे साथ एसएसटी के एक्सपर्ट आ रहे हैं, सुरेंद्र सर। तो मैंने एसएसटी के लिए अपने ही फ्रेंड सुरेंद्र को बुला लिया। तो सुरेंद्र ने एक टीम मेंबर की तरह अपनी पारी खेली। देखो क्रिकेट टीम में क्या होता है, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, लेकिन हर एक मेंबर अपना अपना पार्ट करता है और पूरी टीम के लिए काम करता है। तो ठीक ऐसे ही हम पांचों ने मिलकर क्लासेस को पढ़ाया। हम पांचों ने जो भी क्लास मिली थी, हमने उसमें जो टॉपिक हमें अच्छे से आता था, हमने दूसरे की क्लास में भी जाके पढ़ाया। इसी को कहते हैं टीम टीचिंग, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है। अच्छा, अब इसके मैं कुछ टाइप्स बता देता हूं कि टीम टीचिंग के टाइप्स क्या हैं। टोली शिक्षण के प्रकार, आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा इससे। टीम टीचिंग के प्रकार, एक होता है इंटरैक्टिव टीम टीचिंग, मतलब अंतःक्रिया भी छोड़ो, प्रतिभागी या अंतःक्रियात्मक टोली शिक्षण। नाम से क्या पता चल रहा है, सोचो बताओ।
पार्टिसिपेट करेंगे सब लोग। बोलो। सर यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का आपस में इंटरेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ टीम किसकी बनी है? सर जितने भी टीचर्स होंगे वो मिलकर एक एक्सपर्ट्स की टॉपिक टीम को है, पढ़ाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स की टीम है। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर रुमाना है और लाइबा है, इन दोनों की टीम बन गई और ये दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं क्लास में। अगर ये दोनों एक साथ पढ़ाएं, एक साथ, तो ये कहलाएगा इंटरैक्टिव। ठीक है, जैसे तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एसएसटी। रुमाना ने बोला आज हम पढ़ेंगे एसएसटी। लाइबा बोलती है और एसएसटी में आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के नक्शे, भारत का मानचित्र। रुमाना ने बोला हाँ, भारत का मानचित्र बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। भारत जैसा देश नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ मौसम सब तरह के पाए जाते हैं। लाइबा बोलती है और यहाँ पर हर तरह की फसलें पाई जाती हैं। रुमाना कहती है यहाँ हर तरह का फैशन पाया जाता है। लाइबा कहती है यहाँ हर तरह की जातियां, जनजातियां, भाषाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो इसे कहेंगे इंटरैक्टिव वाला। अगला देखते हैं, रोटेशनल। रोटेशनल फॉर्मेट टीम टीचिंग। रोटेशन का मतलब जानते हैं? गेस करो इसमें क्या होगा? सर इसमें जैसे एक पढ़ाएगा ना तो दूसरा बैठ जाएगा। हाँ पढ़ाने लगेगा। हाँ, 1 by 1 कि मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दे दी, अब आपको इसके आगे बताएंगी लाइबा। ठीक है, फिर लाइबा ने 10-15 मिनट क्लास ली, फिर लाइबा कहती है अब यहां तक मैंने आपको बता दिया, अभी इसके आगे बताएंगे रुमाना। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन टाइप का। और देखते हैं, लास्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग, यानी सहभागी निरीक्षण। बताइए ये क्या होगा? सर इसमें एक टीचर पढ़ाएगा और दूसरा उसको ऑब्जर्व करेगा। बिल्कुल सही कहा, एक टीचर सामने खड़े होकर पढ़ाएगी और जो बेंचेस लगे हुए हैं उनमें स्टूडेंट के साथ ही एक पीपल टीचर बैठ जाएगी और वो इसको देखेगी कैसे पढ़ाती है। जो मैंने अभी 5वीं क्लास की वीडियो डाली है उसको एक प्रिंसिपल मैडम ने देखा है भरतनगर की, और उन्होंने कहा कि मैं रोज तुम्हारी वीडियोस देखूंगी। तो मैंने कहा मजाक कर रही होंगी। अरे वो सीरियसली मेरी वीडियोस को रोज देख रही है और उन्होंने अपने स्कूल के पूरे स्टाफ को बोला कि तुम सब इसकी वीडियो को देखो। वो मैडम कौन बनेगा करोड़पति में भी पार्टिसिपेशन कर चुकी हैं। ठीक है, भरतनगर की प्रिंसिपल है, मोहम्मद फातिमा नाम है उनका। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो एक्चुअली कर क्या रही हैं? वो मेरी क्लास को देख रही हैं, उसमें शरीक हो रही हैं और मुझे ऑब्जर्व कर रही हैं कि मैं कैसे क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला टीचिंग मेथड है वर्कशॉप। अब मैं इनको एक साथ ले लेता हूं तो ये जल्दी हो जाएंगे। वर्कशॉप यानी कार्यशाला, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। इन सब में फर्क आपको बताना है अभी। ठीक है, और है लास्ट में सिंपोजियम। आप मुझे नंबर बताना, 4, 5, 6, 7, इनमें से कौन सा नंबर है? अगर सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर आपस में डिस्कशन करें तो वो क्या होगा इनमें से? कॉन्फ्रेंस। बताइए क्या होगा? कॉन्फ्रेंस। उसे कहेंगे कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब मैं इसी में एक पॉइंट ऐड करता हूं कि अगर डिस्कशन करने वाले सारे के सारे एक्सपर्ट्स हों तो वो क्या कहलाएगा?
सिम्पोजियम सर। हाँ, तो वो कहलाएगा सिंपोजियम। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा, अगर मुझे हाथ का काम सीखना और सिखाना हो सर वर्कशॉप। तो वर्कशॉप, इसमें स्किल आएगी या हैंड ऑन एक्टिविटी आएगी, यानी हस्तपरक क्रियाएं। जो भी काम करके सीखना होगा वो वर्कशॉप में आएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह जहां एक एक्सपर्ट बोलेगा और बाकी सब लोग ध्यान से सुनकर नोट करेंगे? तो वो हो गया सेमिनार। ठीक है, तो इन चारों में आपको डिफरेंस पता चला। अगर मुझे चार्ट बनाना सीखना है या मॉडल बनाना सीखना है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? वर्कशॉप। ठीक है, अगर मैं एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? सर ब्रेन का। ब्रेन का, है ना, नर्व सिस्टम्स का। डेंटिस्ट, दांतों का सर। कार्डियो का, सर हार्ट। और ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर स्किन का होता है। आइज स्किन वाले को बोल, स्किन का तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। इनका होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये किसका है? हड्डियों का। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हड्डियों का होता है। दिल्ली में सबसे बढ़िया हड्डियों का हॉस्पिटल है सफदरजंग, क्योंकि सारे एक्सीडेंट टूटे फूटे केस उनका चलता ढाबा है, रोज कोई ना कोई टूटा फूटा आता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हम लोग एक जगह घूमने गए तो वहां पर कुछ कॉलेज के बच्चे आए हुए थे। हाई पूरी होगी, हाँ, आपने डिफरेंस देखा। और इन चारों को हम हड्डियों का तो यूज करते हैं। अब कॉन्फ्रेंस किसके बीच में होगी? हाँ मैम, हड्डियों का होता है ऑर्थो, है ना। हाँ जी, ऑप्थेल्मो तो आंखों का होता है सर ये। आंखों का हो गया, डर्मा हो गया स्किन का। हाँ जी। जहाँ सभी लोगों को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का। जैसे फैमिली की कॉन्फ्रेंस होती है कि बेटे की शादी करनी है, सबको बोला एक जगह बैठकर डिस्कशन कर ली, तो ये कॉन्फ्रेंस हो गया। सिंपोजियम में डिस्कशन ही होगी, लेकिन सारे के सारे एक्सपर्ट्स होंगे। मान लो जैसे एक टेबल पर अबुल कलाम आजाद भी बैठे हैं, एपीजे कलाम बैठे हैं, होमी जहांगीर भाभा बैठे हैं, ऐसे ही कोई और मैथमेटिशियन बैठे हैं। तो अगर ये सब मिलकर एक जगह कोई चीज पर डिस्कस करें तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपोजियम। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया। चलिए, इंटेलेक्चुअल। हाँ, अब हम देखते हैं कि जब हम इन सर्विस में आ जाते हैं, यानी जब हम जॉब में आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी ISTE। तो ISTE में क्या होता है? अब हमारी जॉब लग गई तो हम जॉब के साथ साथ किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। तो पहला मेथड देखते हैं, रोहित इज डॉग, मोनू इज dog, Rohit is man, Monu is man। तो इन 4 सेंटेंसेस से मिलाकर एक सेंटेंस बना के दिखाओ। ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें ये चारों सेंटेंस समाये हुए हों। बताइए। Rohit and man, Monu. Is a dog and man. All men are dogs। सभी आदमी कुत्ते। जब आपने ऑल मैन कह दिया तो उसमें रोहित भी आ गया, मोनू भी आ गया, और सभी आदमी जो है वो क्या है? कुत्ते हैं। ये किसने बोला? यस सर, वैशाली ने बोला क्या? नहीं सर, मैंने बोला। नाम क्या है आपका? सर लाइबा। अच्छा, मैंने आपकी बात पे यस सर कहा है। अच्छा अच्छा, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे यस नहीं कहा है। ठीक है। अच्छा, नहीं वैसे जो मैरिड लोग होते हैं उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि ऑल मेन आर डॉग
तो इसको आप रियलिटी में मत लें, ये एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है ना, स्टेटमेंट और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं, अजम्पशन निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं सिलोगिज्म। आपके रीजनिंग में भी आता है सिलोगिज्म, आती है आपको निकालनी? कैसे निकालते हैं? बहुत सर कंफ्यूजन वेन होता है। डायग्राम बना के यस, बहुत सारे टाइप बताए थे सर ने हमें 11 12 टाइप। आप सिर्फ एक ही टाइप याद रखो, वेन डायग्राम, बस उसी से हो जाएगा आपका सारा काम। तो एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर बना लिया फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बच्चों को रेक्टेंगल्स बना के दिए और बोला कि यहाँ लिखो एल, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो एरिया। तो मैंने उसको बना के दिया कि एक रेक्टेंगल बनाओ जिसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3। तो उसने लिखा लंबाई 4 चौड़ाई 3। तो एरिया क्या होगा उसने पूछा, तो मैंने कहा आप एक काम करो, इस 3 वाले को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और 4 वाले को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब आपके पास छोटे छोटे डेयरी मिल्क के पीसेस मिलेंगे, इन पीस को काउंट करो। तो 1 2 3 1 2 3 4 दूनी 8 दिया 12। तो बच्चे ने गिन के लिख दिया 12। अब मैंने बच्चे को इस तरह के कई रेक्टेंगल्स दिए, ये सब के सब क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। और उसकी मदद से बच्चा यहाँ पर एरिया निकालता चला गया। फाइनली मान लो एक नंबर है 5 × 6। तो बच्चा यहां तक करते करते प्रैक्टिस कर लेगा और उसके मन में एक इंट्यूशन आएगी। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? पूर्वाभास, कि आगे क्या होने वाला है उसका पहले से अंदाजा लग जाए। तो उसके मन में एक इंट्यूशन आई कि सर 5 6 इसका आंसर 30 आएगा। मैंने पूछा ये आपने कैसे किया? उसने बोला सर मल्टीप्लाई करके। मैंने पूछा मल्टीप्लाई क्यों करोगे? उसने बोला सर अगर हम लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलता है, क्योंकि मैंने जितने भी सवाल किए उसमें यही हो रहा है। 4 किया 12 हुआ, 5 6 30, बीच में भी जो जो मैंने किया उनमें भी मल्टीप्लाई होके आंसर आ रहा है। तो बच्चे ने यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कहां से निकाला? एग्जाम्पल देखकर उसने फॉर्मूला निकाला। और ये फॉर्मूला हर एक रेक्टेंगल पे अप्लाई हो रहा है। जो सब पर अप्लाई हो उसे कहते हैं जनरल, यानी सामान्य। ये हमारा एक टीचिंग मेथड है, इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि। इसमें हमने क्या किया? कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिए। और उनकी मदद से हमने बनाया जनरल फॉर्मूला। यानी जब हम विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सूत्र बनाते हैं उसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठोकर खाने से क्या मिलती है? सीख। अकल मिलती है ना। तो ये अकल क्या है? जनरल फॉर्मूला। और ये ठोकरें क्या है? स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो आपने एग्जाम्पल से फॉर्मूला बनाया। जैसे मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा आपकी मम्मी कैसी है, तो बच्चों ने बताया वो ऑनेस्ट हैं, स्मार्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं। फिर मैंने पूछा आपके पापा कैसे हैं, उसने बताया स्ट्रिक्ट हैं, फनी हैं, नॉटी हैं। तो मैंने पूछा आप कैसे हैं, मैं अपने बारे में बताया। तो मैंने बोला इन सबको कहते हैं क्या? कंडक्टिव।
शाबाश, इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। देखो, तो देखो फॉर्मूला मैंने एंड में बताया, पहले सारा क्या चल रहा है, एग्जाम्पल चल रहा है। तो एग्जाम्पल से फॉर्मूले पर आने को कहते हैं इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। इसको देने वाले आदमी हैं एरिस्टोटल यानी अरस्तु। चलिए अगला मेथड आते हैं। अगला मेथड है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। नाम से ही क्या पता चल रहा है, ये पीछे वाले का बिल्कुल उल्टा होगा। क्या होगा इसका मतलब? बिल्कुल, जनरल रूल जनरल टू स्पेसिफिक या फॉर्मूले से हम जाएंगे स्पेसिफिक एग्जाम्पल पर। यानी हम बनाएंगे सामान्य सूत्र से उदाहरण। देखो कैसे, ये फॉर्मूला है कि ऑल मेन आर डॉग्स, सारे आदमी कुत्ते हैं। तो बताओ हु इज कैटरीना कैफ? और कुछ और एग्जांपल यूज कर लीजिए। अरे इसको तुम रियल लाइफ के साथ मत जोड़ो। अच्छा चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। ऑल ब्लू आर रेड। ठीक है, सारे ब्लू रेड हैं। देन व्हाट इज कलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? बोलो। ठीक है, तो कैसे निकाला? यहां पर हमने एग्जांपल लिया इंडियन क्रिकेट टीम का और हमें उसका कलर पता है कि वो ब्लू है, लेकिन सारे ब्लू क्या हैं, रेड है, तो आंसर आ गया रेड। तो आपने इस फॉर्मूले को इस एग्जांपल में अप्लाई कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, डिडक्टिव मेथड। अब आप देखिए मैथ्स की एनसीईआरटी की किताब है। एनसीईआरटी की बुक में पहले बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, है ना। उस एग्जाम्पल में कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ मिलेगा और उन क्वेश्चंस के बाद बीच में एक बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें फॉर्मूला मिलेगा कि a की पावर b इंटू a की पावर c बराबर होगा a की पावर b प्लस c। सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, बीच में एक फॉर्मूला मिलेगा। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, इंडक्टिव मेथड हो गया। इंडक्टिव। और ठीक उसके बाद लिखा होगा चैप्टर 3 और उसमें इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब यहां से यहां तक क्या हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा मेथड अच्छा है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव या दोनों में से कोई नहीं? डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों अच्छे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, पहले इंडक्टिव से इंट्रोड्यूस किया जाए फिर डिडक्टिव से ड्रिल एक और है करवाया डिडक्टिव इंडक्टिव। अब बताओ। इंडक्टिव डिडक्टिव ठीक, इसका आंसर होगा थर्ड। पहले इंडक्टिव से पढ़ाइए, उसके बाद प्रैक्टिस कराने के लिए डिडक्टिव से पढ़ाइए। ठीक है, दोनों मेथड्स की अपनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये मेथड भी दिया था हमारे साहब एरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो गया। अगला मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। यानी प्रश्नोत्तर विधि। अगर आप बच्चों से सवाल जवाब पूछ रहे हैं, आपने
कोई सवाल पूछा और बच्चे ने जवाब गोलमोल दिया या ठीक से नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? या मान लो बच्चे ने आपसे कोई सवाल पूछा तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? सर बच्चे से उसके क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के। यस, आपको क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन ही पूछना है। बड़ा जबरदस्त आर्ट है ये। बच्चे ने पूछा, सर ये कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो आप सवाल क्या पूछेंगे? उसी आदमी ने जिसको मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में गवर्नर बनाया था। तो आपने एक सवाल के जवाब में उल्टा एक सवाल पूछ लिया। अब वो मोहम्मद गौरी को पढ़ेगा और उसके गवर्नर को पढ़ेगा, ठीक है? या उसने पूछा कि सर ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से आया था? तो आपने बोला वहीं से जहां से मोहम्मद गौरी उसको खरीद के लाया था। पता लगाओ कहां से खरीद कर लाया था। फिर बच्चे को पता चलेगा, अच्छा वो एक गुलाम था, स्लेव था, उसको खरीदा मोहम्मद गौरी ने, खरीद के उसने उसको ट्रेनिंग दी और फिर बाद में दिल्ली में उसने गवर्नर बनाया और मोहम्मद गौरी उसके पास राजपाट छोड़कर चला गया, ठीक है? तो आपने सवाल का जवाब भी सवाल में ही दिया। थोड़ा सा हम चलते हैं वैदिक समय में। वैदिक काल में जो टीचर होता था उसे कहते हैं गुरु। और गुरु का मतलब क्या होता है? दो ऑप्शन है, महान या बड़ा। बोलो। महान। बड़ा। पिछली क्लास नहीं ली तुम लोगों ने, कैसे बनेगी बात? बड़ा होता है, ठीक है? इस टाइम पर सिलेबस क्या था? वेद, पुराण, उपनिषद। 50 मिनट्स की क्लास हो चुकी है और अभी इसमें वैदिक पीरियड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आगे और चलेगा। तो अब मुझे लगता है कि हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। जी सर। है ना? अच्छा कल आप देख लीजिएगा कि मेरी क्लास पहले रखवानी है बाद में रखवानी है, तो वो आप एक बार सर से डिस्कस करके देख लीजिएगा कैसी होगी। अब अगर हम इस तरह से रेगुलर पढ़ेंगे तो शायद हमारा एक वीक में खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है? ठीक है जी सर। चलिए चलिए, गुड नाइट। आप थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। फेसबुक पर देख लीजिएगा, वहां पर लाइव जा रहा है। गुड नाइट सर। ओके सर, ओके। ओहो नींद आ गई ना। गुड नाइट। बहुत नींद आ ओके, गुड आज नाइट बहुत सर। नींद आ थैंक रही यू थी सर। सर, आज तो आधी क्लास सुनी है। अच्छा चलिए, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।